मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो में देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2025 के लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों 95% बच्चों पक्का हो जाएगा। ओके। और ध्यान दीजिए, बस बच्चों बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। बस इतना पढ़ना है। और इसमें जितने भी लिए हैं टॉपिक प्यारे बच्चों, वो सब क्या है बच्चों, सभी आपके आसान भाषा में। क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। और जो प्रश्न को लिए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि सभी संभावित टॉपिक आपके हैं, सभी आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट देखिए, ठीक है। और एक और बच्चों खास बात क्या है कि आपके लिए बच्चों यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना, पीडीएफ फ्री बच्चों। यानी कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जितने भी हम बताएंगे आपको क्वेश्चन टॉपिक जितने बताएंगे, सबका बच्चों क्या मिलने वाला है बच्चों, सबका बच्चों पीडीएफ आपको मिलने वाला है फ्री। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक टेलीग्राम का लिंक देंगे। वहां से क्या करेंगे बच्चों, वहां टेलीग्राम पर जाएंगे और यहाँ से बच्चों पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी पूरा फ्री मिलेगा, एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। अति लघु उत्तरीय बच्चों प्रश्न देखेंगे। और ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों सभी प्रश्न आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और अपना अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ बच्चों आपका हेडिंग क्या है, रोलेट एक्ट, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, रोलेट एक्ट क्या है, ठीक ना, रोलेट एक्ट क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है टॉपिक, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्यारे बच्चों ये आपका रोलेट एक्ट बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रोलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, तो प्यारे बच्चों ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर थोपा गया एक कानून था, ठीक है बच्चों। क्या था रोलेट एक्ट बच्चों, तो रोलेट एक्ट बच्चों 1919 ईस्वी में लाया गया था। और बच्चों किसके द्वारा लाया गया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। और बच्चों भारतीयों पर थोपा गया एक कानून था, ठीक है, एक कानून था। और ध्यान दीजिए, जो जो उस समय, जो बच्चों उस समय यानी कि दैट टाइम, उस समय सभी बच्चों यानी कि ऑल भारतीय यानी सभी जितने भी इंडियन थे, ऑल इंडियन पर बच्चों सभी इन भारतीयों पर समान रूप से लागू होता था, ठीक है। यानी आपने क्या समझा बच्चों, रॉलेट एक्ट जो आया था ना, वो सभी भारतीयों पर ना समान रूप से लागू होता था, ठीक है। चाहे कोई भी भारतीय हो, सब पर समान लागू होता था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करूं बच्चों, रॉलेट एक्ट का नियम क्या था बच्चों, इसका नियम थोड़ा समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पहला जो इसका नियम है, फर्स्ट इसका नियम क्या कह रहा है आपका रोड एक्ट में, देखिए। तो बच्चों इस कानून के तहत, तो बच्चों इस कानून के तहत अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करना। बच्चों पहला नियम क्या है, तो बच्चों इस रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों पहला जो नियम आपका है वो क्या है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि बच्चों इस कानून के तहत क्या है, अपराधी को मतलब कोई अपराधी है, तो बच्चों उसके ऊपर क्या होगा, कोई भी बच्चों मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा बच्चों। डायरेक्ट उसको क्या किया जाएगा बच्चों, जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको डायरेक्ट में जेल में बंद कर दिया जाएगा, समझ में बच्चों, ठीक है। देखिए सेकंड नियम क्या कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर लिखा है शक के आधार पर गिरफ्तारी करना। तो बच्चों देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को अगर शक होती थी कि ये बच्चा गलत है, चाहे ये व्यक्ति गलत है, ठीक है, तो उसको बच्चों शक के आधार पर क्या किया जाता था बच्चों, उसको उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था उस व्यक्ति को, ठीक है। इतना खतरनाक बच्चों ये कानून था आपका, नहीं रोलेट एक्ट आपका। और सेकंड देखिए, सेकंड क्या था बच्चों इसका नियम, तो भारतीयों पर अत्याचार प्यारे बच्चों, इसका मकसद क्या था, भारतीयों को बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है ना। आगे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों आपका, तो मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। फिर बच्चों आपने क्या समझा, बच्चों मुकदमे के फैसले के बाद बच्चों जो भी फैसला सुनाया दिया जाता था बच्चों, तो उच्च न्यायालय में बच्चों जो हाई कोर्ट था उसमें अपील नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है बच्चों। ये इतना खतरनाक कानून था कि इसमें एक बार फैसला सुना दिया गया तो आप क्या करें बच्चों, हाई कोर्ट में आप फैसला सुनाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हाई कोर्ट में आप लोग अपील नहीं कर सकते हैं। ये इतना खतरनाक कानून था, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, देखिए बच्चों, तो इस कानून को वकील वकील जो थे ना वो क्या कहते थे, ध्यान दीजिए बच्चों, इस कानून को वकील बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहते थे, ठीक है बच्चों। यानी कि वकीलों क्या कहते थे, जो एडवोकेट थे वो क्या कहते थे इस कानून को, इस कानून को बच्चों कहते थे कि ये जो कानून है ना वो कैसा है, तो बच्चों बिना अपील का और बिना दलील का कानून है, ठीक है। ये जो रोलेट एक्ट है ना वो कैसा है, तो बिना अपील एवं बिना दलील का कानून है।
प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो एग्जाम के लिए क्या है बच्चों, एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे, ठीक है। इसी एग्जाम को तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। रिलेट एक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है ना। चलिए बच्चों आप बिल्कुल मत घबराइए, पूरे बच्चों इस पूरे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ फ्री मिलने वाला है। आप बस यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बच्चों। देखिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपका है ना कि संघ सूची क्या है बच्चों। देखिए संघ सूची को हम लोग देखेंगे, उसके बाद बच्चों देखेंगे हम लोग यहाँ पर राज्य सूची को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग समवर्ती सूची को, ठीक है। वो जो तीनों सूचियां बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। आइए बच्चों समझते तीनों को बारी बारी से। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर संघ सूची को देखेंगे बच्चों। संघ सूची क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, ठीक है बच्चों। यानी कि विषय की वह सूची जिस पर क्या करेगा, जिस पर बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो क्या करेगी प्यारे बच्चों, वो कानून बनाएगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं संघ सूची। उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं संघ सूची, जिस पर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा क्या बच्चों पूरा एकदम से पकड़ रहेगी, ठीक है ना। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चों, कानून बनाएगी, ठीक है। उसे कहते हैं संघ सूची। और ध्यान दीजिए इसमें इसमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं जो पूरे देश पर बच्चों, जितने पूरा मतलब हम लोग का जो देश है ना बच्चों, इंडिया है ना, तो पूरे देश पर प्रभाव डालता है, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं जो मतलब कि संघ सूची में ऐसे जो विषय आते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, पूरे देश पर प्रभाव डालते हैं, पूरे पूरे देश पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। याद रखिए। आगे देखिए वर्तमान में बच्चों, अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं बच्चों, कुल आपके 100 यानी कि कुल 100 विषय हैं, ठीक है। जिनमें से बच्चे देखिए, जिनमें से जो विषय है आपका, जैसे मैं बात करें यहाँ पर रेलवे, बीमा, जनगणना, सीमा शुल्क, ठीक है बच्चों, और क्या दिया आपका युद्ध। तो प्यारे बच्चों ये कुछ 100 में से बच्चों देखो, 100 में से ना कुल विषय 100 है, लेकिन 100 में से बच्चों कुछ विषय यहाँ पर आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल के माध्यम से कि रेलवे भी क्या है बच्चों, संसूची के अंतर्गत आएगा। बीमा बीमा भी क्या है, संसूची के अंतर्गत आएगा। जनगणना भी बच्चों क्या होगा, संसूची के अंतर्गत आएगा। सीमा शुल्क भी बच्चों, जो सीमा शुल्क होता है, ठीक है, यानी कि इस देश से उस देश में जाने के लिए बच्चों, दूसरे देश में जाने के लिए सीमा शुल्क जो लगता है, जो जो शुल्क लेते हैं लोग, ठीक है। और युद्ध बच्चों, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है, संघ सूची के सभी आपके विषय हैं, ठीक ना। ऐसे ही बच्चों 1 2 3 4 5 बच्चों 6 आपका हो गया, ऐसे मान ली 5 हो गया। तो ऐसे ही बच्चों कुल 100 विषय हैं संघ सूची में, ठीक है। और बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें पूरे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरा इसमें इफेक्ट होता है, पूरा एकदम पकड़ होती है बच्चों, ठीक ना। इसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट भागीदारी लेती है। तो प्यारे बच्चों संघ सूची समझ गए आप लोग। अब देखेंगे हम लोग बच्चों राज्य सूची, कि राज्य सूची बच्चों क्या होती है। देखिए ध्यान से आप राज्य सूची के बारे में देखिए बच्चों, यानी कि इस मतलब विषयों की वह सूची, विषयों की वह सूची जिस पर राज्य बच्चों, राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है बच्चों। तो यानी राज्य सूची में क्या होता है, तो बच्चों राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार कानून बनाती है, क्या बच्चों, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है प्यारे बच्चों, वही क्या करती है, वही इस पर पूरा अपना सूची बनाती है, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा ध्यान से बच्चों यहाँ पर, कि राज्य सूची कहलाती, ठीक ना। यानी कि जिस पर राज्य जो राज्य क्या करेगा बच्चों, राज्य सरकार कानून बनाएगी, वही तो राज्य सूची कहलाएगा आपका, सिंपल सी बात है। आगे देखिए वर्तमान में बच्चों, यानी कि प्रेजेंट टाइम में बात करें हम लोग, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं बच्चों, 61 विषय हैं, ठीक है। यानी कि राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, ठीक है बच्चों। जिसमें से अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर दिया है जैसे में करके, देखिए तो पहले बच्चों यहाँ पर दिया आपका है कृषि। कृषि में क्या है बच्चों, आपका एक राज्य सूची में आएगा, कृषि, सिंचाई, व्यापार, भूमि, पुलिस। ओके बच्चों, जो यूपी पुलिस है बच्चों, सभी बच्चों किसके अंतर्गत आएगा, सभी बच्चों राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 61 विषय में से ये कुछ आपके विषय यहाँ पर लिख दिए हैं, 4 5 टे आपका समझने के लिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों राज्य सूची में क्या होता है, तो बच्चों वह विषय की वह सूची जिस पर क्या होता है बच्चों, तो पूरा बच्चों राज्य सरकार का बच्चों कंट्रोल होता है, पूरा राज्य सरकार कंट्रोल क्या करती है बच्चों, पूरा कानून बनाती है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों हम लोग क्लियर हो गए यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर समवर्ती सूची को। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है समवर्ती सूची। तो प्यारे बच्चों समवर्ती सूची क्या है, देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, आइए देखिए। तो विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार बच्चों, कानून बनाने का अधिकार, ध्यान दीजिए यहाँ पर, राज्य बच्चों, राज्य सरकार और क्या बच्चों आपका केंद्र सरकार, ठीक है बच्चों, दोनों सरकार रहती है, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, यानी कि विषयों की वह सूची जिस पर क्या होता है बच्चों, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा बच्चों, राज्य सरकार के पास भी रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहेगा, दोनों का होता है, दोनों मिलकर ही बनाते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, लेकिन बच्चों कुछ इसमें कंडीशन है, क्या है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकरार होता है बच्चों, जब दोनों कानून में टकरार होता है तो क्या होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि ध्यान दीजिए,
बच्चों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बच्चों मान लीजिए कोई कानून बना दिया, ठीक है, कोई अधिकार बना दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे इसमें मेन भूमिका किसकी रहेगी बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक ना? भले ही दोनों मिलकर बनाए हैं, लेकिन इसमें मान्य किसका होगा? मान्य बच्चों होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? यानी कि तकझक दोनों में हो गई, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों में तकझक हो गई, तो क्या होगा बच्चों? इन दोनों में सबसे ज्यादा मान्य किसका होगा? तो मान्य होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? चलिए बच्चों, अब थोड़ा देखिए, जैसे में बात करें बच्चों, तो समझौते सूची में कौन कौन लोग आते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ विषय बच्चों यहाँ पे विषय, जैसे में शिक्षा, क्या बच्चों? शिक्षा, वन, विद्युत, दंड विधि, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, जो एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन है बच्चों, यहाँ पर जो वन दिया है आपका, विद्युत दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका दंड विधि है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो प्यारे बच्चों, ये सभी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आप क्लियर इतना हो गया आपको? गुड बच्चों, चलिए इतना हम लोग समझ लिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग का, देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का 3 है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बच्चों बताइए। क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताना है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, तो बच्चों देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है प्यारे बच्चों कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार की गठन होती है बच्चों। ध्यान दीजिए कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? तो 2 स्तरों पर सरकार की गठन होती है, जिसमें से बच्चों पहला जो होता है वो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड होता है आपका राज्य सरकार, ठीक है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट। फिर सुन लीजिए बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था में बच्चों क्या होता है? 2 स्तरों पर बच्चों सरकार होती है, ठीक है? जिसमें से प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी क्लियर हो गया इतना कि यानी कि समझ लीजिए बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? 2 स्तरों पर सरकार की गठन होती है, जिसमें से बच्चों पहला होता है आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। तो प्यारे बच्चों, ये पहली विशेषता थी। आगे देखिए सेकंड व्यवस्था, देखिए क्या कर आपका सेकंड विशेषता है बच्चों, देखिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या करा आपका कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और क्या बच्चों आपका राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के कार्यों को बांटा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुसार बच्चों, संविधान के यानी कि बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ही बच्चों अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और बच्चों राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों को बांटा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है? यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में बच्चों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो संविधान के अनुसार जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो संविधान बनाया गया बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों जो कार्य होता है और जो राज्य सरकार का जो कार्य होता है बच्चों, दोनों को ही कार्यों को बच्चों क्या किया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है, ठीक है? गुड बच्चों, अगर देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को बच्चों, किसको प्यारे बच्चों? संविधान को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है, ठीक है बच्चों? यानी सबसे बेस्ट, यानी सबसे सर्वोच्च अधिकार बच्चों, यानी कि सर्वोच्च अधिकार किसको दिया गया है? दिया गया बच्चों संविधान को, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग जो भी काम होगा होगा, यानी संविधान के दायरे में ही रहकर कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों 4 पॉइंट क्या कर रहा है आपका, ध्यान समझिए। देखिए तो प्यारे बच्चों 4 पॉइंट यहाँ पर कह रहा है आपका कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बच्चों, दोनों सरकारों में किसी प्रकार का विवाद हो तो बच्चों, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, बच्चों दोनों सरकारों में किसी प्रकार का मान लीजिए विवाद हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करेगा? तो उसे न्यायपालिका सुलझाती है। कि क्या सुलझाती है बच्चों? तो उसे न्यायपालिका सुलझाती है। किसको? यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट, जब दोनों में कोई होती है बच्चों प्रॉब्लम, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको सुलझाने के पास जिम्मेदारी किसके पास रहती है? तो प्यारे बच्चों रहती है न्यायपालिका के पास। किसके पास रहती है बच्चों? न्यायपालिका के पास रहती है, ठीक है? यानी दोनों के बच्चों, दोनों राज्यों के, यानी दोनों सरकारों के बच्चों जो बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सुलझाने का मेन जो जिम्मा रहता है वो रहता है न्यायपालिका, ठीक है बच्चों? समझ गए आप लोग? गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों पांचवा जो पॉइंट है बच्चों, पांचवा विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान को समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यानी कि संविधान में किसी तरह का बदलाव की आवश्यकता हो तो क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, संविधान में अगर मान लीजिए कोई बदलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बदलाव के कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए कि संविधान में कोई अगर करना है संशोधन बच्चों, कोई बदलाव करना है, तो ध्यान दीजिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है प्यारे बच्चों और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों गवर्नमेंट बच्चों मिलकर ही क्या करेगी? उसमें कुछ बदलाव
कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका संघीय शासन व्यवस्था की बच्चों कुल 5 विशेषताएँ थी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। आइए देखिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोग का, यहाँ पर आइए देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बच्चों शो कर रहा है आपका, ठीक है। कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है? ठीक है बच्चों, मृदा अपरदन क्या है? प्रश्न पूछा आपसे, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया आपका है आंसर, ठीक है बच्चों, आंसर यहाँ पर दिया है। देखिए ध्यान से बच्चों देखिए, मृदा अपरदन क्या है हम समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आंसर दिया है, बोल रहा है कि मिट्टी मिट्टी का कट जाना, मिट्टी का कट जाना, बह जाना या उड़कर अन्य स्थान पर पहुंच जाना। ठीक है बच्चों, यानी मिट्टी का कट जाना, बह जाना, उड़कर किसी अन्य स्थान पर बच्चों पहुंच जाना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि बच्चों मृदा अपरदन के कारण भूमि जो बच्चों जमीन होती है, भूमि का उपजाऊपन यानी कि जो अच्छी फसल होती है बच्चों, वहां पर क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए मृदा अपरदन के कारण क्या होता है बच्चों? तो मृदा अपरदन के कारण क्या होता है कि उपजाऊ जो भूमि है ना, वो क्या होता है बच्चों? उसका उपजाऊपन क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अत्यधिक बच्चों क्या आपका दिया? अत्यधिक मात्रा में बारिश का होना भी क्या है? मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों मैं बात करूं तो मृदा अपरदन का मुख्य एकदम कारण क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है इसका? मेन रीजन तो प्यारे बच्चों मेन रीजन है कि बारिश का होना। तो बच्चों बारिश होता है तो क्या होता है बच्चों? मिट्टी कट कट के बच्चों मान लीजिए बहुत मतलब कोई पहाड़ टाइप कुछ ऐसे है, ठीक है, मिट्टी है पूरा। बच्चों बारिश होगी तो क्या होगा बच्चों? मिट्टी पूरा बह बह के नीचे आ जाती है, ठीक है। यानी कि ऊपर का पूरा जो सिरा होता है बच्चों बह कर नीचे आ गया, यानी कि पूरा उपजाऊ भूमि क्या हो गई? पूरा एकदम बह गई, ठीक है। तो सही से उपजाऊ नहीं हो पाएगी, कुछ भी बोएंगे तो सही फसल नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पर। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ लिखे नीचे, देखिए पॉइंट समझिए। मृदा अपरदन के कारण क्या है बच्चों? रीजन क्या है? क्यों मृदा अपरदन हो रहा है? ठीक है, मतलब मृदा का कटाव क्यों हो रहा है, समझते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, जो पहला हम लोग का यहाँ रीजन है, फर्स्ट रीजन बच्चों देखते हैं यहाँ पर, आइए। तो मानव मानव द्वारा वनों का विनाश, यानी कि जो मानव जो वनों का विनाश कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो भी एक क्या है? रीजन है मृदा अपरदन का। यानी कि जो मानव है जो अपने सुख सुविधाओं के लिए जो वनों को काट रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक क्या है बच्चों? वो भी एक मृदा अपरदन का कारण है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो पेड़ को काट दिया, ठीक है, ऊंचाई पे कोई पेड़ है काट दिया, तो बारिश हो गई बच्चों तो वहां से मिट्टी बह जाएगी, यानी मृदा वहां से कट जाती है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है मानव द्वारा वनों का विनाश, ठीक है। फिर सेकंड देख लीजिए यहाँ पर, सेकंड क्या है? अत्यधिक पशुचारण। जो अत्यधिक पशुचारण भी क्या है? ये भी एक मृदा अपरदन का रीजन है। देखिए मुझे ध्यान समझिए यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोई मान लीजिए जैसे कि कोई आपकी मान लीजिए बहुत ही गाय भैंस बहुत सारी हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों मान लीजिए कि बहुत सारी घास भी उगी हुई है, तो घास को क्या करते हैं बच्चों? जो 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 पशु होते हैं वो क्या करते हैं? अधिक मात्रा में बच्चों उस घास को चर देते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में बच्चों घास को चर देंगे, पूरा घास को खा जाएंगे, तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों वहां से जो बारिश होगी तो मिट्टी क्या होगी बच्चों? मिट्टी वहां से बहने लगती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है बच्चों कि अधिक पशुचारण से भी क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है बच्चों आपका मृदा अपरदन का रीजन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 क्या करा है बच्चों? आपका पॉइंट 3 समझिए। पवन अपर्दन बच्चों, पवन अपर्दन क्या होता है बच्चों? पवन अपर्दन तो वही तो है जो जैसे कि बहुत तेज हवा चला, मिट्टी बच्चों यहाँ से उड़ के कहीं और चली गई, ठीक है, मिट्टी यहाँ पर है, हवा चलेगा उड़ के बच्चों मिट्टी आपके यहाँ पर चली आई, ठीक है। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों? यानी कि यहाँ पर तो मिट्टी उड़ के उपजाऊ वाली यहाँ पर चली गई है, तो अब तो यहाँ पर कुछ फसल उपजाऊ नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी थी उड़कर यहाँ पर चली गई, ठीक है। ये भी रीजन हो सकता है बच्चों पवन अपर्दन, ठीक है ना। ये भी मृदा अपर्दन का एक कारण है। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या करें यहाँ पर आपका मृदा अपरदन रोकने के उपाय बच्चों, इसका उपाय क्या है? ठीक है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या है? देखिए बच्चों सबसे पहला उपाय यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से बच्चों। यहाँ पहला बच्चों उपाय आपका है अत्यधिक वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि मृदा अपरदन रोकना है तो क्या करेंगे आप बच्चों? अधिक यानी कि मैक्सिमम क्या करना है बच्चों? मैक्सिमम आप लोगों को लगाना है बच्चों, आपको वृक्ष ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा? मृदा बहुत ही कम कटेगी और आपकी भूमि भी आपकी वही में जहाँ है तहीं रहेगी, उपजाऊ रहेगी, ठीक है। यानी कि मृदा अधिक मतलब कि बच्चों भूमि अगर आपको उपजाऊ बनाना तो क्या करेंगे? अधिक बच्चों क्या करेंगे? आप लोग पौधे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए सेकंड पॉइंट क्या है रुकने का आपका? देखिए सेकंड पॉइंट बच्चों कह रहा है कि वन क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है बच्चों, ठीक है। आपने क्या समझा बच्चों?
फिर समझ लीजिए कि जो वन क्षेत्र होते हैं बच्चों, जो जो पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सीढ़ीनुमा बच्चों क्या करेंगे, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर बच्चों क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ बहुत बड़ा कोई पहाड़ है बच्चों, ठीक है, कोई बड़ा बहुत पहाड़ है बच्चों, अगर देखिए अगर ऐसे रहेगा पहाड़ अगर इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ बच्चों मान मिट्टी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मिट्टी है, ठीक है, बारिश होगी तो बच्चों क्या होगा, मिट्टी बहते 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 पूरा नीचे आ जाएगी, पूरा नीचे पूरा मिट्टी आ जाएगी, यहाँ से पूरा उपजाऊपन इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए बहुत बड़ा ऊपर पहाड़ है, तो ऐसे बना लीजिए, इस तरह कर लीजिए बच्चों, ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा, ठीक है बच्चों, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा बच्चों, तो सीढ़ीनुमा बन गया कि नहीं बन गया आपका मिट्टी, आपका यहाँ पर खेत, और सीढ़ीनुमा जो खेत बन जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर मान लीजिए मिट्टी रहेगी, ठीक है बच्चों, यहाँ मिट्टी रहेगी आपकी, यहाँ मिट्टी रहेगी, तो फिर बच्चों क्या होगा ना कि बारिश होगी तो बहुत कम मात्रा में क्या होगा बच्चों, मृदा अपरदन होगा, बहुत कम मात्रा में मिट्टी कटेगी, ठीक है। लेकिन ऐसे रहेगी बच्चों, मिट्टी ज्यादा कट जाएगी, तो उसी को बताया जाता है बच्चों की सीढ़ीनुमा खेत बनाकर क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये आपका सही तरीका है, ठीक है। चलिए अब बच्चों देख लीजिए तीसरा तरीका क्या है आपका, बेस्ट तरीका तीसरा वाला आपका, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में वृक्ष लगाकर भी मृदा अपरदन को काफी हद तक काम किया जा सकता है बच्चों। फिर समझ लीजिए कि बच्चों जो बाढ़ संभावित जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ वहां पर आ रहा है, ठीक है, मृदा कट करके चली जा रही है, तो बच्चों क्या करिए, वहां पर अधिक मात्रा में क्या करिए बच्चों, वृक्ष लगा दीजिए, यानी पौधा लगा दीजिए। फिर पौधा लगा देंगे तो क्या होगा बच्चों, मृदा अपरदन बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। समझिए बच्चों, क्लियर अपना, गुड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, तो समझते हैं। देखिए बच्चों, आइए क्वेश्चन लास्ट है बच्चों आपका 5 नंबर आपका, आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है बच्चों। देखते हैं आप समझिए, देखिए बच्चों प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पर कि उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और बच्चों यहाँ दिया वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न फिर से बोल रहा है आपका कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। चलिए बच्चों हम लोग तीनों को देखते हैं बच्चों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस बार भी आने का पूरा चांस है बच्चों। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर उदारीकरण को, उदारीकरण होता क्या है। देखिए बच्चों पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे उदारीकरण, अब समझते हैं। देखिए तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था से अनावश्यक, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अनावश्यक बोलते हैं, तो अर्थव्यवस्था से अनावश्यक नियंत्रण, मतलब जो कंट्रोल होता है बच्चों, या प्रतिबाधा जो रुकावट होती है, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना, आदि को हटाना ही क्या कहलाता है बच्चों, उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी ध्यान से समझिए बच्चों फिर से कि सरकार द्वारा जो अर्थव्यवस्था से, यानी कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, कि अर्थव्यवस्था से बच्चों जो अनावश्यक, यानी जो आवश्यक, जो मतलब कि आवश्यक लायक नहीं है, जो उपयोगी नहीं है उसको क्या करना बच्चों, उस पर नियंत्रण लाना, प्रतिबाधा को बच्चों क्या करना, उसको हटा देना उसको, जैसे लाइसेंस को बच्चों हटा देना, ठीक है, कोटा को हटा देना, ये बच्चों इसको हटा देने को क्या कहलाता है बच्चों, यही तो कहलाता है आपका उदारीकरण आपका, ठीक है बच्चों। बहुत ही बड़े एग्जाम के लिए बेस्ट इंपोर्टेंट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, निजीकरण। बच्चों निजीकरण बोलते हैं प्राइवेट ना बच्चों, प्राइवेटेशन जो होता है बच्चों, यानी प्राइवेटेशन जो होता है आपका, निजीकरण तो होता है बच्चों, समझ लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए तो देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रित, नियंत्रण तथा प्रतिबद्ध को निजी व्यक्तियों के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है, ठीक है। फिर समझिए देखिए यहाँ से कि जो देश के जो अधिकतर जो उद्योगपति जो लोग हैं, ठीक है ना, तो नियंत्रण तथा प्रतिबद्ध को निजी व्यक्तियों के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे आप, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा कर रखे हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बच्चों कैसी है, प्राइवेटेशन तो है, उन्हीं का फैक्ट्री है वो, तो प्राइवेट ही तो होगा एक तरह से वो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे किसी का प्राइवेट स्कूल है आपका, तो बच्चों वो भी तो प्राइवेटाइजेशन है आपका, वो भी प्राइवेट है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट जैसे की होती हैं बड़ी बड़ी उद्योग जो फैक्ट्रियां होती हैं, तो बच्चों वही तो है निजीकरण आपका, ठीक। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन करना, जैसे कि उन व्यक्तियों को दे देना बच्चों, जो व्यक्ति आपके निजीकरण जो काम यूज करते हैं, सरकारी नहीं, जो जो निजी लोग होते हैं, जैसे प्राइवेट लोग जो होते हैं, अपना अपना स्कूल हो गया, प्राइवेट प्राइवेट उद्योग हो गया, अपना बच्चों क्या करते हैं, उनके अंतर्गत बच्चों क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, ठीक ना। बच्चों वही कहलाता है निजीकरण आपका। ध्यान दीजिए कि इसके बच्चों इसके द्वारा अर्थव्यवस्था पर सरकारी अधिकतर सरकारी अधिकार कम या समाप्त हो जाता है बच्चों। ध्यान दीजिए कि बच्चों इसके द्वारा क्या होता है कि अर्थव्यवस्था बच्चों इकोनॉमिक्स पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर सरकारी बच्चों जो अधिकार होता है ना, वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही कम हो जाता है, चाहे मान लीजिए कि समाप्ति हो जाता है आपका, ठीक है। यानी कि निजीकरण में क्या होता है प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए, ठीक है बच्चों, एक अधिकार क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना।
चलिए बच्चों देख लिए इतना हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, वैश्वीकरण बच्चों। वैश्वीकरण क्या होता है इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए बच्चों, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को बच्चों, यानी कि जो हम लोग का जो इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है ना, वो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ, ठीक है बच्चों, यानी कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है, उससे क्या बच्चों, विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही बच्चों क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है और बच्चों जो विदेश का जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, दोनों को ही बच्चों जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर काम करेंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों, वही कहलाएगा आपका वैश्वीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ बच्चों, यानी कि जो प्रत्येक जो देश है ना, वो क्या करते हैं, अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के, ठीक है बच्चों, बिना किसी प्रतिबंध के, यानी बिना किसी रुकावट के पूंजी, तकनीक एवं व्यापार का तो जो क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण क्या होता है बच्चों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट से तैयार कर लीजिएगा। वैश्वीकरण उसे कहते हैं जो बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था है उसे विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, प्यारा बच्चों, वही कहलाएगा आपका वैश्वीकरण। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही आपको वीडियो अच्छी तरह से मिलती रहेगी प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों 95% बच्चों लाने का पूरा तो हमारी गारंटी दम से है। ठीक है, और बच्चों ध्यान दीजिए कि आपको हम बच्चों क्या किए हैं बच्चों, पीडीएफ भी फ्री कर दिए हैं। ठीक है, जो पीडीएफ भी फ्री मिल रहा है आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बच्चों उसको तैयार करिएगा। ठीक है, और आपका मुझे पूरा पक्का है बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।